शुरू करें? उसके पहले आपका इंट्रोडक्शन। हाँ जी। नरेंद्र जी। हाँ नरेंद्र, बताइए कहाँ से आए आप? इंदौर से? अशोक नगर से आए? सिर्फ इसके कोर्स के लिए आए हो? ओ, यहीं पे रहकर पढ़ाई करनी है? अभी क्या कर रहे थे? अच्छा, ट्वेल्थ ही हुआ है अभी? इन लोगों के साथ के ही हो ऐसा? मतलब इन लोगों का भी ट्वेल्थ ही हुआ है ये दो? आप नहीं, ये दोनों का ट्वेल्थ हुआ है। आपका ट्वेल्थ हुआ है? आप तो फर्स्ट ईयर वाले हो। अपन तो पुराने हैं। अपन फर्स्ट ईयर वाले ही अपन भी। हाँ ठीक है। कौन से उससे, कॉमर्स से ही थे? क्या परसेंटेज से ट्वेल्थ में? 71? हिंदी मीडियम से हो? ओके, ठीक है। 4 दिन या 5 दिन, 4 दिन की क्लासेस निकल गई है। ठीक है, तो आज जो क्लास में समझ में आए वो समझ लो। नहीं तो फिर मैं आपको सर से बोल के आज ही 4 दिन के लेक्चर दिलवा दूंगी। आप वो बैठ के रिवाइज कर लेना, और इवन आज का भी लेक्चर ले लेना, है ना? तो वो आप देखना एक बार, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो फिर अलग से आपको बैठ के समझा देंगे। ठीक है? चैतन्य का तो थोड़ा सा पढ़ा था तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आई कल समझने में। आ ही गया उसको तो समझ में, है ना? आप एक बार देख लेना। ठीक है? बीकॉम भी ऐसे ही करोगे? अशोकनगर से? कॉलेज में एडमिशन करवा लिया? अच्छा, और यहाँ पे ये वाली पढ़ाई करने आए हो? कहाँ, हॉस्टल में रुके हो? रूम ले रखा? अकेले आए हो, दोस्त वोस्त भी आए? अकेले आए? सीए की तैयारी कर रहे तो उसके साथ रहने आए हो? बढ़िया, अच्छा है, गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कंपनी। कंपनी भी तो पढ़ा था। कंपनी और एलएलपी दोनों ही पढ़ा था। तो पहले कंपनी की क्या डेफिनेशन होती है भैया? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय, dissolved by, having perpetual succession, separate legal entity, limited liability, और association for प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया जाता है ना भैया, तो एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है, कंपनी अपने सारे काम खुद के नाम से करती है। ठीक है, इसलिए। और कानून की नजरों में, लॉ की नजरों में कंपनी अपनी क्या होती है? एक व्यक्ति होती है। उसके बाद बनती भी लॉ के द्वारा है, खत्म भी लॉ के द्वारा होती है। किसी के भी आने से, किसी के भी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी और कंपनी के सदस्य अलग अलग होते हैं, और कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है उनकी बकाया पूंजी तक। और ये प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया गया एक एसोसिएशन होता है, लोगों का ग्रुप ऑफ समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। क्लियर है? नींद आ रही है? नहीं, नहीं इतना रिलैक्स नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही रिलैक्स होके मत बैठो, पर एकदम ऐसे बैठे हो कि जैसे बस सो ही जाओगे 2 मिनट बाद, तो ऐसे भी मत बैठो। ठीक है, चलो समझ में आ गया। उसके बाद था एक डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के हिसाब से। कंपनी वो होती है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के हिसाब से रजिस्टर्ड होती है, उसे कंपनी बोला जाता है। एलएलपी पढ़ा था हमने, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। इसमें पार्टनरशिप के फीचर्स, इसमें पार्टनरशिप के फीचर्स होते हैं, और कम सॉरी पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और कंपनी के फीचर्स होते हैं। कंपनी के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, पार्टनरशिप के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। दोनों के ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाए। दोनों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर इसको नाम क्या दे दिया? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सीमित दायित्व साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, उनकी बकाया पूंजी तक, उसे क्या बोला जाता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है भैया? पक्का? थोड़ा थोड़ी आ रहा है? अभी तक भी थोड़ा थोड़ी आया? इतने दिन से आपको थोड़ा थोड़ी समझ में आ रहा था क्या? तो आप क्लास में बोलो ना, क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ। क्योंकि मुझे तो 3 दिन से लग रहा है आपको थोड़ा थोड़ी समझ में आ रहा है, पर मैं आपसे रोज पूछ रही हूँ आपको समझ में आया, और आप क्या बोल रहे हैं? हाँ आया। पर आज आपने तो सही बोला कि मैम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। रीजन? अंग्रेजी में लिखवा रही हूँ या इंग्लिश में बोल रही हूँ, वो दिक्कत आ रही है, या फिर क्या दिक्कत आ रही है बताओ? बोलो ना।
वो तो मुझे पता है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, पर मैं उससे तो पूछूं, वो तो जवाब दे। क्या दिक्कत आ रही है यश? सिर्फ इसी लेक्चर में दिक्कत आ रही है, सब में आ रही है? सब में आ रही है तो इतना कॉन्शियस होने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, क्लास में पढ़ रहे हो वो तो पढ़ ही रहे हो, लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी रिकॉर्डिंग भी लेना शुरू कर दो। ठीक है, तो एक बार यहाँ पढ़ रहे हो, फिर उसी चीज को रिकॉर्डेड में क्या रहता है आपके पास, ऑप्शन रहता है कि मैं उसको आगे पीछे करके 2-3 बार सुन लूं। और वो सुन लोगे ना आप तो और ज्यादा इजी होता चला जाएगा। आपको दिक्कत आ रही है, आप क्लास की क्लास में ही बोलो। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आप उसके थ्रू हिंदी में कन्वर्ट करना, आपने करा, कर लिया, क्या है बताओ? उसमें ही लिख रखा है। तो इस सर एक मिनट, हाँ, स्टॉप ही रिकॉर्डिंग आपके टाइम पे, मैंने अभी स्टार्ट करी वापस। हाँ हाँ, अच्छा नहीं नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं ये बोल रही थी सर, इसको और उनको आज तक की रिकॉर्डिंग दे देना, 5 लेक्चर, है ना, इनको दे देना पाइथन की, क्योंकि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से इनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, सारे सब्जेक्ट में आई थी। हाँ नहीं नहीं, वो तो मैं दे दूंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते ही अपने पास, तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप इनको आज तक के सारे लेक्चर रिकॉर्डिंग इनको दे देना। हाँ मतलब सबको देना नहीं देना वो आप देख लेना। हाँ वो दे देना, मतलब इन लोगों को दोनों तीनों को तो दे ही देना, उसको, चैतन्य को, नरेंद्र को और यश को, तो ताकि ये आज तक के सारे लेक्चर एक बार और रिवाइज देने दे दें। ठीक है, नहीं बाकी तो सब ठीक है, कर लेंगे आई थिंक, इनको आज तक के दे देना तो इनका काम हो जाएगा। डन। और कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो, 2 बार पूछने की जरूरत पड़ रही हो, 3 बार पूछने की जरूरत पड़ रही हो, तो आप पूछ लेना, बिल्कुल हेजिटेट मत होना। क्योंकि यहाँ से तो हम पढ़ा देंगे, हमको लगेगा आपको समझ में आ रहा है 3-4 दिन, हमको आई डोंट नो कि दूसरी फैकल्टी को समझ में आए कि नहीं आए, कि आपको समझ में आए, पर मैंने आपको 3 दिन से पूछ लिया था कि आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप बोलो क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछो, क्योंकि अपने अपन यहाँ पे काय के लिए आए हैं, करियर बनाने के लिए, हमको इसमें जॉब करनी है। जब चीजें ही समझ में नहीं आएगी तो क्या मतलब है? ठीक है, और आएगी दिक्कत, ऑब्वियस सी बात है कि आप, हमारा जब बेस क्लियर होना चाहिए 11th-12th में, वो हमारा कोई और सब्जेक्ट में है, तो फिर हम कैसे पढ़ लेंगे? हमको भी कोई जाके क्लास में बिठा देगा पीसीएम की क्लासेस में, तो बिल्कुल हवाई ही उड़ जाएगी, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, और मुझे तो वैसे ही बहुत डर लगता है पीसीएम से, तो मैं तो बैठ ही नहीं सकती पीसीएम की क्लास में, कोई मुझे बिठा देगा, कोई बोलेगा फर्स्ट बेंच पे बैठ, तो मैं सबसे लास्ट में जाके बैठूंगी, और आगे सब देखेंगे कि कोई देख तो नहीं रहा, और सो जाए, समझ ही नहीं आएगा ना पीसीएम तो ऐसे ही आपके साथ भी हुआ ना, आपने अभी 12th क्लियर करा है। कब? अच्छा आपका फाइनल, अच्छा बीसी 3 साल हो गए, और बीसीए में भी आई थिंक पीसीएम रहता है। हाँ, तो फिर दिक्कत ही तो ये है, पर बीसीए तो आई थिंक आधा कॉमर्स आधा पीसीएम का मिक्स होता है, बताओ। और ये जावा पाइथन तो मेरे को समझ से ही परे, जावा पाइथन छोड़ो, वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स ग्लासेस नहीं आते थे, वो 10th और उसमें कुछ होता था ना साइंस में, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और भगवान जाने क्या क्या, हाँ, तो वो तो बहुत डरावने होते थे, मैं ये तो हो ही नहीं पाएगा, बाकी सब कर लेंगे पर ये तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने पीसीएम लिया ही नहीं, मैंने पढ़ना ही नहीं, जो चीज पढ़ ही नहीं सकते वो क्यों लो? है कि नहीं? तो अब आपको तो, आपने 11th-12th पढ़ा, 3 साल ये पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे लाके बिठाया गया, तो फिर तो बहुत ही ऐसा है ना कि कैसे ही समझ में आएगा। कोई बात नहीं, कोशिश करोगे तो सब हो जाता है। ठीक है, आप पहले स्टूडेंट नहीं हो यहाँ पे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आए, बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, आई थिंक आप 7th या 8th होंगे शायद, जो बच्चे आ चुके हैं नॉन कॉमर्स से, और सब पढ़ते हैं, 6 महीने बाद वो बिल्कुल ऐसे कॉमर्स स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, और वो निकल लेते हैं आर्टिकलशिप करने के लिए। ठीक है, आप भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और अब तो हमारे पास रिकॉर्डेड की सुविधा है, पहले बच्चों को रिकॉर्डिंग वाली नहीं मिलती थी, अभी अभी स्टार्ट हुआ है रिकॉर्डेड वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। हाँ भैया,
किस सोच में डूबे हुए हो? आज तो आपको सिर्फ क्लास में बैठना है, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है कि हाँ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा वाला। और आप ये माइंडसेट तो नहीं करके आए हो ना कि सिर्फ 2 दिन बैठ के फिर चले जाऊंगा घर। पढ़ने के लिए आए हो ना पक्का? तो फिर अटेंटिव होके क्लास में बैठो ना बेटा, कोशिश करो। मैं बार बार तो आपको नहीं बोल पाऊंगी ना कि इन्वॉल्व हो क्लास में, आपको खुद को भी तो होना पड़ेगा। और ये वाला टॉपिक तो आपने पढ़ा होगा, कम पार्टनरशिप की और सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन पढ़ी है? एकल स्वामित्व, व्यापार और साझेदारी पढ़ा है 11th में। व्यवसायिक संगठन में, व्यवसायिक संगठन के तरीके में चैप्टर नंबर 4 में आता था। तो आपको ये चीजें याद आती जाएगी, आप क्लास में बैठो, है ना। थोड़ा सा कहीं भी नए माहौल में एडजस्ट होने में समय लगता है, पर ठीक है, हो जाएंगे। ठीक है, चलो। एलएलपी पढ़ लिया था अपन ने, मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर की कोई लिमिट नहीं होती है। वो अभी मैंने बताया नहीं है। हाँ, तो वो अभी बताऊंगी भी नहीं, समय आएगा उसका तब बताऊंगी। ठीक है, मिनिमम तो 2 होते हैं ना, दैट्स इट। अलग अलग काइंड ऑफ कंपनीज होती है, उसमें अलग अलग लिमिट्स होती है, दैट्स व्हाई मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, चलो। अच्छा क्वेश्चन था, ऑब्जर्व तो करा कम से कम कि मैडम आपने मैक्सिमम की लिमिट नहीं बताई, मतलब आपने घर जाके पढ़ा था। हाँ, घर जाके पढ़ा था इसलिए डाउट आया। ठीक है, 2 सिचुएशन में डाउट आते हैं, या तो आप पढ़ रहे हो तो, और या आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो तो। चलो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब अपना नेक्स्ट था कोऑपरेटिव सोसाइटी। लिखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी संगठन संस्था है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आ गया पेन। आज आप 8 बजे से आए हो क्या? कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है यार? इसको क्या दिक्कत आ गई है? किसको? तुम लोग सीख गए हो यार, रोज रोज देख के। कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी संस्थाएं। देखो भैया, इसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग एक व्यापार 10 या 10 से ज्यादा लोग व्यापार शुरू करते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, उसे सहकारी संस्थाएं बोलते हैं। इसमें लोगों का उद्देश्य कोई प्रॉफिट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सिर्फ एक दूसरे की हेल्प करना होता है, म्यूचुअल हेल्प, उसे बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितने लोग चाहिए होते हैं? 10 या 10 से ज्यादा। अच्छा, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुल धाम सोसाइटी देखिए, क्या करते हैं वो लोग? मदद ही करते रहते हैं एक दूसरे की, कभी किसको क्या हो गया, कभी किसको क्या, और एक दूसरे की मदद करते हैं। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमने क्या करा, एक सोसाइटी बिल्टअप कर ली, उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। गांव में अगर किसी ने देखा हो तो फाइनेंस से रिलेटेड सोसाइटी चलती है, सहकारी संस्था है। वहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग क्या करते हैं, अपने थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, 1-1 लाख रुपए सबने जमा करे, कितने हो गए? 10 लाख रुपए। अब मान लो मुझे 5 लाख की जरूरत थी, मैं 5 लाख का बैंक से लोन लेने जाती तो 100 फॉर्मेलिटीज होती है ना, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें देखी जाती, उसके बाद भी लोन नहीं देते। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी एक सहकारी संस्था बना लेते हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए ही थे, पर मुझे कितने चाहिए? 5 लाख रुपए। मैंने 1 लाख रुपए सहकारी संस्था में जमा कर दिए, और वहां से क्या ले लिया? 5 लाख का
लोन ले लिया, उठा लिया। जब मेरी ज़रूरत पूरी हुई, मैंने वो पैसा विद इंटरेस्ट के साथ, बहुत नॉमिनल सा इंटरेस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत नॉमिनल सा इंटरेस्ट के साथ वापस दे दिया। यश को ज़रूरत है, यश ने ले लिए, वापस चुका दिया। आपको ज़रूरत, आपने ले लिया, आपको ज़रूरत, आपने ले। तो ऐसा क्या क्या चल रहा है, एक दूसरे की हेल्प हो रही है, प्रॉपर रोटेशन चल। और वो जो मिनिमम अमाउंट आता है ना इंटरेस्ट का, उससे सहकारी संस्था के डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो चलते हैं। आया समझ में? और आपने कोविड के टाइम पे सुना था कि बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप बना के खाना, खाने के पैकेट्स प्रोवाइड कर रहे थे लोगों को जिनके पास, जिनको जरूरत है। तो ये क्या था? सहकारी संस्था है, एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे हैं ये लोग। तो जब 10 या 10 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई फॉर्म, कोई सोसाइटी बनाते हैं, उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है। दैट्स इट, इसमें से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लिख लो। 10 or more person create cooperative society for mutual help. 10 or more person create cooperative society for mutual help. 10 or more person create cooperative society for mutual हेल्प। दैट्स इट, बस खत्म हो गया। चलो, अब हमारा क्लक्स निकलता है। अब हम बात करते हैं, हमने क्या शुरू करा था पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? एकल स्वामित्व व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस मतलब हिंदू अविभाजित परिवार व्यापार, कंपनी, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब सीमित दायित्व साझेदारी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप जो एकल स्वामित्व व्यापार थे, उसके क्या ड्रॉबैक थे? उसमें क्या पढ़ा था कि सिंगल व्यक्ति के द्वारा व्यापार करा जाता है। ठीक है, आप ध्यान से एक बार और सुनना। एकल स्वामित्व व्यापार में क्या होता है? हाँ भैया सुनना, ठीक है। एकल स्वामित्व व्यापार में क्या होता है? सिंगल व्यक्ति के द्वारा व्यापार करा जाता है, सारा प्रॉफिट भी उसी का, सारा लॉस भी उसी का। ठीक है, बिजनेस के जो भी डिसीजन लेने होते हैं उसी को लेने होते हैं, है ना। और सेक्रेसी मेंटेन रहती है, मुझे अपने बिजनेस के डिसीजन किसी और के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बिजनेस में लाइबिलिटी असीमित होती है। ऑनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच कर भी, घर बार बेच कर भी उस लॉस की भरपाई करनी पड़ती है। अगर ऑनर की डेथ हो गई, रिटायर हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिजनेस बंद हो जाता है, डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस हो जाता है, ताले लग जाते हैं बिजनेस पे। ठीक है, इसका एडवांटेजेस, इसमें एक ही व्यक्ति होता है, अधिकतम भी और न्यूनतम भी, कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी। ठीक है, इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं? सारा प्रॉफिट उसका, डिसीजन मेकिंग पावर भी उसकी, और गोपनीयता बरकरार रहती है, दैट मीन सिक्रेसी मेंटेन रहती है। डिसएडवांटेजेस में हमने इसमें क्या पढ़ा था? लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, दायित्व जो होता है वो असीमित होता है, और बिजनेस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा साझेदारी। इसके ड्रॉबैक्स हमको निकल के आ गए हैं, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप के ड्रॉबैक है, पहला तो एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि वो क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है और बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में कितने लोग चाहिए? दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोग म्यूचुअल कंसेंट से अपना व्यापार शुरू करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है जिसको नाम क्या दिया है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, साझेदारी अनुबंध, है ना। और इसके ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? साझेदारी अधिनियम 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें साझेदारों का दायित्व असीमित होता है ना, अनलिमिटेड होता है। एक की वजह से अगर लॉस हुआ तो सबको बियर करना पड़ेगा, और उनको अपने घर बार की प्रॉपर्टी बेचकर भी फर्म के लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, साझेदारों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो किसमें लिखा होता है? साझेदारी अनुबंध में, है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो उन्होंने जितनी जितनी पूंजी लगाई है उसके बेसिस पे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बट जाएगा। ठीक है, अगर एक साझेदार साझेदारी छोड़कर जाता है तो साझेदारी बंद हो जाती है, और बचे हुए साझेदार चाहे तो अपनी नई साझेदारी शुरू कर सकते हैं, पार्टनर्स चाहे तो। समझ में आ रहा है ना? बहुत ज्यादा हिंदी तो नहीं हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, साझेदारी अनुबंध में उसके बाद एक अनुबंध खत्म हुआ मतलब साझेदारी खत्म। पुराने पार्टनर चाहे तो अपनी नई पार्टनरशिप मिलकर बना सकते हैं। उसके बाद जो नाबालिग है वो पार्टनर नहीं बन सकता, पर बन सकता है सिर्फ लाभ में हिस्सा लेने के लिए, प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए बन सकता है। और इसका जो है
पार्टनरशिप जो है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, ऐच्छिक होता है। अगर आपकी इच्छा हो तो करवाओ, नहीं हो तो मत करवाओ, ठीक है। पर अगर आपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो इसके कुछ ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है भैया? पहला तो ये है कि पार्टनर्स आपस में केस फाइल नहीं कर सकते। अगर लड़ाई झगड़े होते तो पार्टनर किसी और पे भी केस फाइल नहीं कर सकते, पर कोई और पार्टनर पे केस फाइल कर सकता है। तो इसके ड्रॉबैक हुए ना, पहला तो पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, बच्चे को चाहे तो कर ले। पार्टनर्स में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाया तो बहुत सारे ड्रॉबैक अलग ही दिख रहे हैं। डन। मिनिमम पार्टनर, मैक्सिमम, बैंकिंग के बिजनेस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ऐसा व्यापार जो किसके द्वारा करा जाता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू जॉइंट फैमिली के द्वारा करा जाता है, उसको एचयूएफ का बिजनेस बोलते हैं। इसमें जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो करता होता है, दूसरे अदर मेंबर्स को को पार्टनर बोला जाता है। लेडीज जो है घर की, फीमेल्स जो है वो भी मेंबर बन सकती है, सिर्फ घर की बेटियां बन सकती है, बहुएं नहीं बन सकती। जिस दिन किसी एक बच्चे ने जन्म लिया उसी दिन से वो पार्टनरशिप का, सॉरी, एचयूएफ का मेंबर बन जाएगा। कर्ता का दायित्व असीमित होता है, दूसरों का दायित्व सीमित होता है, ठीक है। इसमें कर्ता की अगर डेथ हो जाती है तो जो आपके घर में उसके बाद सीनियर मेल मेंबर है, जो उसके बाद वाला जेंट्स है, वो क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा। कर्ता हमेशा कौन होता है? एक मेल मेंबर ही कर्ता हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके ड्रॉबैक क्या है भैया? एक तो भैया हिंदू फैमिली बना सकती है, वो भी ज्वाइंट होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, कर्ता अगर निपट गया और घर में कोई मेल मेंबर नहीं बचा है तो एचयूएफ बंद ही हो जाएगी। और सिर्फ घर की बेटियां ही बन सकती है भैया, बहुएं कहाँ गई? वो मेंबर क्यों नहीं बढ़ेगी, बनेगी? आजकल तो सब पढ़े लिखे होते हैं, सबको सब आता है। तो फिर ये इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। इसके अलावा कंपनी पढ़ा था भैया। कंपनी क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग आपस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए साथ में आते हैं, उसे कंपनी कहते हैं। कंपनी दो लैटिन वर्ड से निकला था, कम प्लस पनिस। कम का मतलब होता है विथ और टुगेदर, पनिस का मतलब होता है ब्रेड। व्हेन टू और मोर पर्सन अर्न देयर ब्रेड, मतलब साथ में आके अपनी ब्रेड, विथ और टुगेदर फॉर अर्न देयर ब्रेड इज कॉल्ड कंपनी। कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ, डिसॉल्व बाय लॉ, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जो कानून के द्वारा बनाई जाती है और कानून के द्वारा ही खत्म करी जाती है। इसमें किसी भी सदस्य के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी और उसके सदस्य दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है उनकी बकाया पूंजी तक, और यह लाभ कमाने के लिए बनाया गया लोगों का समूह होता है। क्लियर है? पक्का? आया समझ में? अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा कि थोड़े से थोड़ा ज्यादा? थोड़े से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने पढ़ा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसा फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स का दायित्व सीमित होता है। अभी हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी, उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, पर अब हमने एलएलपी पढ़ी है जिसमें दायित्व कैसा है? सीमित है। क्यों? क्योंकि कंपनी के फीचर्स इसमें उठा लिए और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी उठा ली। इसमें कहीं से कहीं तक कोई कंपनी में कोई ड्रॉबैक दिखा? नहीं दिखा, है ना? कोई ड्रॉबैक नहीं है कंपनी में। बस ये है कि थोड़े से मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। पर अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हो, छोटे लेवल पे कर रहे हो, कोई से भी लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, कंपनी हर फॉर्म में सुटेबल होती है, ठीक है। एलएलपी, एलएलपी में कंपनी के फीचर्स ले लिए, आर्टिफिशियल पर्सन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, क्रिएटेड बाय लॉ, डिसॉल्व बाय लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी ले ली। जैसे पार्टनरशिप में डीड बनती है वैसे कंपनी में भी डीड बन जाती है। मिनिमम पार्टनर दो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसमें ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स का दायित्व सीमित होता है बकाया पूंजी तक, उसको एलएलपी बोला जाता है। इसमें दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, और उसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब जो पिछले साल में 182 दिन इंडिया में रहा हो, उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। पिछला साल कौन सा भैया? जो लास्ट ईयर चले गया, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक। ये जो कॉमर्स होता है ना, इसमें फाइनेंशियल ईयर चलता है, और फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से चालू होता है, जो कि 31 मार्च को खत्म होता है। और 2 ईयर होते हैं, एक फाइनेंशियल होता है, एक कैलेंडर होता है। कैलेंडर ईयर अपना क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। डन? समझ में आ गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा अपन ने कि 10 या 10 से ज्यादा लोग आपस में हेल्प के लिए बनाई जाती है, उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन इज दैट, मैंने आपको बोला था कि हम एंड में क्रक्स निकालेंगे कि ज्यादा बेटर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है। तो मैंने क्या बोला था? कंपनी सबसे बेस्ट रहेगा। पर मैडम आपने तो ये बोला कि कंपनी की कुछ कमियां थी इसलिए एलएलपी बनाई गई। तो कंपनी की कमियां सिर्फ एक ही थी कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है। एल
एलएलपी जो है वो सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सब में बहुत अच्छा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बट एक्चुअल में थोड़ा लार्ज लेवल पे और बड़े लेवल पे काम करना है ना, तो वहाँ कहीं कहीं पे एलएलपी थोड़ी मात खा जाती है। कंपनी आप देखोगे ऑलमोस्ट 200 साल पुराना है, 1816 में कंपनीज एक्ट आया था, 210 साल पुराना हो चुका है कंपनीज एक्ट, और एलएलपी अभी 18 साल ही पुराना है। तो जो ज्यादा पुराना है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। छोटे फॉर्म में करना हो, बड़े फॉर्म में करना हो, मीडियम फॉर्म में करना हो, लार्ज स्केल पे करना हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग, कोई सा भी सेक्टर हो, कंपनी सबसे सुटेबल होती है। अच्छा, आप अगर मार्केट में लोन लेने गए बैंक में, एक फाइल आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की रखी है, एक पार्टनरशिप की रखी है, एक एचयूएफ की रखी है, एक कंपनी की रखी है, एक एलएलपी की रखी है, आपको पता है किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? कंपनी को। आ रहा है समझ में? आपके पास भी कोई ऑप्शन है, दो जगह पैसा इन्वेस्ट करना है, या तो आप एलएलपी में पार्टनर बन के पैसा इन्वेस्ट कर दो या कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दो, आप किस में पैसा लगाओगे? आ रहा है समझ में? तो मैं क्या, आप ही बोल रहे हो कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कंपनी है। क्लियर है? बस उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ही थोड़ी सी ज़्यादा है, अदरवाइज मेंटेनेंस कॉस्ट को हम इग्नोर कब कर सकते हैं? जब हमारा लेवल ही बहुत ज़्यादा है कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या लग रहा है? क्लियर है? डाउट खत्म पक्का? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म। इसमें हम किस क्रक्स पे पहुंचे कि कंपनी क्या है और लॉ। और अच्छा, हमारा वो भी तो क्लियर हो गया, कंपनी लॉ। हाँ भैया, मैं सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाती हूँ? कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली और लॉ की हमने पढ़ी ली थी। लॉ मतलब क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कौन बनाता है? सरकार बनाती है, उसे लॉ बोलते हैं। और वही रूल्स रेगुलेशन जब कंपनी के लिए बनते हैं तो वो कौन सा लॉ बन जाता है? कंपनी लॉ। कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लॉ के द्वारा बनती है, लॉ के द्वारा खत्म होती है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी और उसके मेंबर अलग अलग होते हैं, दायित्व कंपनी के सदस्यों का सीमित होता है और प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती है, ये कंपनी है। लॉ का मतलब भी पढ़ लिया था, और दोनों मिलके क्या बन गया? कंपनी लॉ। सिंपल, समझ में आ गया? डन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी को हिंदी में लिखते कंपनी की विशेषताएं। लिख लो। हाँ भैया, कंपनी की विशेषता है। हम्म। 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 आप बताओगे? अच्छा देखो, कोई भी चीज की डेफिनेशन पता है किससे बनती है? उसकी विशेषताओं से, है ना? फीचर्स से, सामने वाले के। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे को किसी को डिस्क्राइब करना है तो मैं बोलूंगी वो पर्टिकुलर व्यक्ति का नेचर बहुत अच्छा है, पढ़ता अच्छा है, या इसमें ये स्किल्स है, उसकी ये विशेषता है। तो मैं उसको क्या कर रही हूँ? डिफाइन कर रही हूँ, उसको उसकी डेफिनेशन बता रही हूँ। और जब उसी डेफिनेशन को अलग अलग टुकड़े करके बताऊंगी तो वो उसकी विशेषता बन जाएगी। सिंपल है। क्या बोला मैंने? डेफिनेशन के टुकड़े करके बताऊंगी तो वो क्या बन जाएगी? विशेषता। और विशेषताओं को जब एक साथ मर्ज कर दूंगी तो वो डेफिनेशन बन जाएगी। तो सबसे पहला हमारी उसकी विशेषता है क्या है? आर्टिफिशियल, फिर क्या है? क्रिएटेड बाय लॉ, डिसॉल्व बाय लॉ। ये डेफिनेशन ऐसी रटानी चाहिए कि तुमसे कोई नींद में भी पूछ ले तो तुमको आनी चाहिए, है ना? क्रिएटेड बाय लॉ एंड डिसॉल्व बाय लॉ। आज बोर्ड का साइज छोटा हो गया है ना? क्या?
ये क्यों आएंगे मिनिमम मैक्सिमम मेंबर? कुछ तो अलग होगा, इसलिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। 6 तो मैंने डेफिनेशन में ऐड कर दिए थे। इसको क्यों ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। और एक और है कैपेसिटी टू बी स्यू एंड बी स्यूड। ये लिख लो पहले, फिर समझाऊंगी नीचे वाले दोनों। लिख लिया? अब एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। चलो आर्टिफिशियल पर्सन को लिखना शुरू करो। इन द आई ऑफ लॉ, in the eye of law, company has its own identity. In the eye of law, company has its own identity. In the eye of law, company has its own identity, and company can do all its work on its name. Company can do all its work on its name. Company can do all its work on its name. लिख लिया? In the eye of law,
मतलब कानून की नजरों में कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है, कंपनी अपने सारे काम खुद के नाम से करती है। ठीक है, दूसरा लिखो। लिखो कंपनी इज क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी इज क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड डिसॉल्व अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी बनती भी लॉ के द्वारा ही है और खत्म भी लॉ के द्वारा ही होती है। ठीक है, तीसरा लिखो परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन लिख लिया। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, but existence of company remains forever. Members may come and members may go, but existence of companies remains forever. ठीक है, आ गया समझ में? लिख समझ में आ रहा है ना? लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो सर? ठीक है, ओके। चलो, उसके बाद लिखना सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एंड इट्स मेंबर हैव यहाँ से लिख लेना डिस्टिंक्ट। कंपनी एंड इट्स मेंबर हैव डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। Company and its member have distinct identity. यही लिखाया था ना, बस इतना ही था। सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या लिखाया था? कुछ और लिख लिया तुमने, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर रही हूँ। कंपनी एंड इट्स मेंबर हैव ऑन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। डन। अब लिखो लिमिटेड लाइबिलिटी। Liability of the member is limited. Liability of the member is limited up to the unpaid amount of capital. Liability of the member is limited up to the unpaid amount of capital. Liability of the member is limited up to the unpaid amount of capital. ठीक है, once the payment of capital is done, लिखो once the payment of capital is done, then there is no liability remaining. Then
there is no liability remaining. Then there is no liability remaining. ठीक है, कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है उनकी बकाया पूंजी तक। एक बार पूंजी का पूरा पैसा दे दिया तो उनका दायित्व खत्म हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल मेकिंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट। कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल मेकिंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट। कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल मेकिंग फॉर अर्निंग, लिख लिया? ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर्स, ध्यान से सुनना, ये दो चीजें अभी मैंने नहीं पढ़ाई थी, है ना? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब होता है अंशों का हस्तांतरण, मतलब ट्रांसफर करना। जैसे कंपनी में ये भी हो सकता है कि इन दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई है, ठीक है, 50-50% शेयर्स दोनों के पास है। इसने इसके शेयर्स यश को और अनुराग ने इसके शेयर्स आपको ट्रांसफर कर दिए। तो ये विदाउट एनी परमिशन, किसी की भी परमिशन लिए बिना आप लोगों को अपने अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। तो इन केस ऑफ कंपनी शेयर कैन बी ट्रांसफर इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब कल को ये हुआ कि यश ने अपने शेयर मोहसिन को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, मोहसिन ने अपने शेयर्स चैतन्य को कर दिए, चैतन्य ने अपने शेयर्स नरेंद्र को कर दिए। तो ये क्या होता है कि कंपनी के केस में शेयर इजीली ट्रांसफर हो जाते वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आपने देखा होगा, आप शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदते, अगर कोई भी, अगर किसी ने खरीदे हो आज तक, तो शेयर मार्केट से आप शेयर खरीदते हो तो आपको शेयर खरीदने के पहले उसके दूसरे मेंबर से परमिशन लेनी पड़ती है क्या? इजीली खरीद लेते हो। और अगर बेचने जा रहे हो तो भी किसी की परमिशन की जरूरत है क्या? नहीं, इजीली हम शेयर बेच भी सकते। कभी खरीदे शेयर मार्केट में शेयर वगैरह? नहीं खरीदे। तो शेयर मार्केट में आप इजीली शेयर खरीद सकते हो और इजीली बेच भी सकते हो बिना किसी की परमिशन के। तो कंपनी में यही होता है कि वन पर्सन से अनदर पर्सन को शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं विदाउट एनी। जैसे आप मुझे पार्टनरशिप में अपना, जैसे आप चार लोग पार्टनर हो, ठीक है, ये चार लोग। अब नरेंद्र जा रहा है पार्टनरशिप छोड़ के, तो नरेंद्र को अपना हिस्सा ट्रांसफर करना है यश के नाम पे। तो पहले ये तीनों पार्टनर से परमिशन लेगा, उसके बाद ही कर सकता है। पर अगर ये कंपनी होती, नरेंद्र को अपना हिस्सा यश को देना है, तो किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? आ गया समझ में? तो इन केस ऑफ कंपनी शेयर्स कैन बी ट्रांसफर इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लिख लो। इन केस ऑफ कंपनी शेयर्स कैन बी ट्रांसफर, in case of company shares can be transferred easily from one person to another person। आज लास्ट लेक्चर है मेरा कि इसके बाद भी कोई है? एमएस वर्ड नहीं आज तो। अच्छा, जीएसटी आज इसके बाद। इन इन केस ऑफ कंपनी शेयर्स कैन बी ट्रांसफर इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। चलो, अच्छा, किसी को सीयू का मतलब पता है क्या? हो तो बता दो।
हाँ भैया, किसी को स्यू का मतलब पता है क्या? आपको तो पता ही होगा, अपन ने पढ़ रखा है इसलिए। नहीं याद आ रहा? नहीं भैया, वो तो पढ़ लिया ना आर्टिफिशियल पर्सन। ये वाली सीयू का मतलब पता है आपको क्या होता है? यस, केस फाइल करना सीयू का मतलब होता है। केस फाइल करना, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये वर्ड कभी सुना है क्या कोई मूवी या सीरियल में, आई विल सी यू इन अ कोर्ट? है ना, याद आ गया, आई विल सी यू इन अ कोर्ट। सी यू मतलब मैं आपके ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा या कर दूंगी। तो सी यू का मतलब होता है कोर्ट केस फाइल करना। अब ध्यान से सुनना, इसमें अब इसका मतलब क्या है, कैपेसिटी टू बी सीयू एंड बी सीयूड। तो कंपनी अपने नाम से किसी के भी ऊपर केस फाइल कर सकती है, और कोई भी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी के ऊपर कोई भी कंपनी के नाम से केस फाइल कर सकता है, और कंपनी भी किसी के ऊपर भी कर सकती है। अब देखना, पूरा सिनेरियो देखना। मेरी एक कंपनी है, मतलब मान लो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, किस चीज़ की कंपनी? फर्नीचर मैन्युफैक्चर। मैं मैन्युफैक्चरर और होलसेलर हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, फर्नीचर बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल सप्लायर जो है वो यश है ना। मेरी कंपनी के बीच में और यश के बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसने बोला मैडम मैं 1000 टन रॉ मटेरियल आपको भेज दूंगा 15 जून तक। मैंने बोला ठीक है, आप अगर 15 जून तक रॉ मटेरियल भेज दोगे तो 25 जून तक मैं आपका पेमेंट कर दूंगी। मैं मतलब मेरी कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, आकृति सोमानी प्राइवेट लिमिटेड और यश की कंपनी अगर होगी तो यश की कंपनी के नाम से या यश के नाम से, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसने 15 तारीख का बोला था, मैंने 25 तारीख का पेमेंट का बोला था। ठीक है, अब इसने 15 तारीख का बोला था, उस बेसिस पे मैं, सत्यम जो है वो रिटेलर है और वो मुझसे माल खरीदता है बना हुआ फर्नीचर। तो इससे मैंने बोला मैं आपको ना 10 जुलाई तक 1000 सोफे बना के दे दूंगी। एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा किसके साथ हुआ, यश के साथ। एक कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ, सत्यम के साथ। यश रॉ मटेरियल मुझे देता है और मैं उसको सोफे बना के देती हूँ। तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें लिखा था 15 जून को ये माल देगा, मैं 25 जून को पैसे दूंगी। तो मैंने आगे उसके बेसिस पे कमिटमेंट कर दिया कि 15 जून को मेरे पास माल आ जाएगा। 25 दिन मेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैं एक दिन में कम से कम 100 सोफे बना सकती हूँ। तो मुझे तो इसको 1000 ही देने हैं। पर सोफे तो मेरे कितने दिन में बन जाएंगे, 10 दिन में बन जाएंगे। पर उसके जो गद्दी है, फिनिशिंग है, ये है वो है, सब 20 दिन लगेंगे। और 5 दिन माल पहुंचाने में लगेंगे, अपलोड करके इसके यहाँ पहुंचाने में मुझे 5 दिन। तो मैंने 25 दिन का टाइम पीरियड लिया बीच में। एक आध दो दिन ऊपर नीचे इसलिए भी कर दिया, हो सकता है किसी दिन वर्किंग ना हो, जो भी। तो 25 दिन का टाइम पीरियड लेके उसको 10 जुलाई का बोल दिया कि 1000 सोफे पहुंचा दो। अब हुआ ये कि इसने जो माल भेजने वाला था ना, ये 15 जून की जगह इसने भेजा मुझे 18 जून को। कितने दिन डिले कर दिया, 3 दिन। 3 दिन डिले हुआ, उस वजह से मैंने यश को बोला, यश मैं आपको, सॉरी सत्यम को बोला, सत्यम मैं आपको 10 जुलाई को माल नहीं पहुंचा पाऊंगी, मैं आपको 13 जुलाई को माल पहुंचाऊंगी। तो इसने मुझसे ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि मैडम नहीं, मुझे तो 10 जुलाई को चाहिए, क्योंकि मैंने आपके बेसिस पे किसी और को कमिट कर दिया था कि मैं आपको आगे माल दे दूंगा। वो साइकिल चलती बिजनेस की, तो ऐसे ही ये देगा फिर मैं उसको दूंगी फिर वो उसको देगा, तो उससे साइकिल चलती। तो इसने मुझे 1000 सोफे का ऑर्डर कैंसिल, इसने 1000 सोफे का ऑर्डर कैंसिल करा, तो मेरा तो पूरा बिजनेस का जो भी रोटेशन था पूरा गड़बड़ा गया। तो मेरे को नुकसान हुआ है, इस बेसिस पे मैं इसकी कंपनी को, इसके ऊपर केस फाइल कर सकती है मेरी कंपनी। कर सकती है ना भैया, कि भाई भैया तुम तो 15 तारीख को माल पहुंचाने वाले थे और तुमने प्रायर इंटीमेशन भी नहीं दी और तुमने 3 दिन डिले कर दिया। तो इस वजह से मुझे हो गया नुकसान लाखों का। तो मेरी कंपनी आपके ऊपर केस फाइल कर देगी। आया समझ में? कैपेसिटी टू बी सीयू मतलब किसी के भी ऊपर केस फाइल करना। अब दूसरा सिनारियो देखते हैं। ये 15 जून को माल पहुंचाने वाला था, 15 जून को पहुंचा दिया। मैं पेमेंट कब करने वाली थी, 25 जून को। मैंने 25 जून को पेमेंट ना करते हो 30 जून को पेमेंट करा। 5 दिन पेमेंट डिले होने की वजह से इसका जो बिजनेस साइकिल था, क्योंकि बिजनेस साइकिल ऐसे ही चलता है
कि जिस दिन कमिट हो गया उस दिन पैसे नहीं आए या 2-3 दिन ऊपर नीचे हो गए तो बड़े लेवल पे जो बिजनेस होते हैं ना वो अफेक्ट करते हैं। तो इसका क्या हुआ, इसका बिजनेस साइकिल मेरी वजह से, मैंने डिले करा उसकी वजह से क्या हो गया, रुक गया, अफेक्ट कर रहा है, लॉस हो गया इसको। तो क्या इस बेसिस पे ये मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है? 5 दिन पेमेंट डिले हुआ ना, तो बी सीव्ड। कंपनी भी किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है और कोई भी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है इजीली। क्लियर है? लिखना शुरू करो। कंपनी कैन फाइल केस अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। कंपनी कैन फाइल केस अगेंस्ट any third party, and third party can also file case company can file case against third party and third party can file a case against company. आगे समझ में? आज की सभा यहीं समाप्त। कल मिलते हैं। यहाँ तक का रिवाइज करके आना और आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना। नरेंद्र ने वर्ड वगैरह कभी पहले पढ़ा है या यूज़ किया है? वर्ड, MS वर्ड कभी नहीं किया यूज़? कल असाइनमेंट किस किस के बन गए थे? इन दोनों का तो उड़ गया था, कोई मतलब नहीं था इन दोनों का, तो बनाया नहीं बनाया। कोई तो कम दिख रहा है, कौन? मोहसिन कहाँ गई? अगर वॉशरूम वगैरह जाना तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट के लिए। वॉशरूम वगैरह तो नहीं जाना किसी को? आओ ठीक है, कल से एक और क्लास इंक्लूड करवाता हूँ, रुको तो। इनकम टैक्स करो, मतलब तुम ऐसा करो, एक काम करो, मैं शाम तक क्लास लगवा देता हूँ।